गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं मोनिका यादव और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद मोनिका यादव में। तो बच्चा, आज हम दोबारा से डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहला लेक्चर जो मैंने लिया था वो मेरी तबीयत ख़राब नहीं थी, तो मैंने बस ऐसे ले लिया क्योंकि काफ़ी दिन से मैं लेक्चर नहीं दे पा रही थी। ठीक है, तो जिसने देख लिया है सही है, नहीं देखा है कोई भी बात नहीं है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपको आवर्त सारणी को समझना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने ये आवर्त सारणी यहाँ पे लगाई हुई है। आप इसको ध्यान से समझिए। अगर आपको ये आवर्त सारणी समझ में आई ना, तो आपको चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस आवर्त सारणी का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। जब आप किसी भी ब्लॉक की स्टडी करते हो, डी ब्लॉक की करो, आप पी ब्लॉक की करो, जो कि अब आपका सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसको अच्छे से समझना है। ये समझ आएगा तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी, और इसके साथ कुछ जो मैं बोलूँ ना, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, उस पर सही में ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, तो ये आपकी आवर्त सारणी है। पहली बात मैं आपको बता दूँ, ये बुक काफ़ी पुरानी है, तो आप देख सकते हो इसमें जो एफ ब्लॉक है ना, वो नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बन समूह की बात कर रहा है, तो इसने इसी को हाईलाइट किया है। ठीक है, तो हम पहले इसी से समझते हैं। जब मैं आपको एफ ब्लॉक कराऊंगी तो टेंशन मत लीजिए, वहाँ पे मैं आपको एफ ब्लॉक भी दिखाऊंगी, अब बता भी दूंगी वो कहाँ होता है। ठीक है, अच्छा ये क्या है? आपकी आवर्त सारणी। सबसे पहली बात, जो हमारी आवर्त सारणी है, ठीक है, कौन सी आवर्त सारणी? आधुनिक आवर्त सारणी। उसको प्रतिपादित किया है मोजले ने। तो ये नाम बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, चाहे आप लिख लीजिए आधुनिक आवर्त सारणी के आगे मोजले। ठीक है, उसको किसने प्रतिपादित किया है? मोजले ने। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें जो होते हैं ना वर्ग, वर्ग को समूह भी बोला जाता है, वो होते हैं 18। आप यहाँ पे देख सकते हैं 17, 18 है ना। तो ये जो खड़ी लाइंस होती हैं, इनको क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी होती है? 18। वर्ग बोले, समूह बोले, ग्रुप बोले, बात एक ही है। ठीक है, तो उनकी संख्या कितनी है? 18। अब आपको दिख रही होंगी कुछ लाइंस लेटी हुई हैं, है ना, जिनकी संख्या कितनी है? 7 है। इनको क्या बोलते हैं? आवर्त, या फिर क्या बोलते हैं? पीरियड। तो इंपॉर्टेंट बात क्या निकली यहाँ पे, कि जो खड़ी लाइंस है उनको वर्ग, समूह, ग्रुप बोलते हैं, जिनकी संख्या 18 है, और जो लेटी हुई लाइंस है उनको क्या बोलते हैं? आवर्त या फिर पीरियड, जिनकी संख्या 7। और ये किसकी बात कर रहे हैं? हम सिर्फ बात कर रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी की। ओके बच्चा, अब आपने समझा 18 वर्ग और 7 आवर्त से मिलकर हमारी सारणी तैयार हुई है। ठीक है, अब इस सारणी की सुविधा के लिए क्या किया गया कि इसको 4 ब्लॉकों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ब्लॉक को हिंदी इंग्लिश दोनों में ब्लॉक बोला जाता है। ठीक है, तो 4 ब्लॉकों में डिवाइड कर दिया। वो कौन कौन से हैं? एक है आपका एस ब्लॉक, एक है आपका पी ब्लॉक, और एक है आपका डी ब्लॉक, और एक और होता है नीचे, वो होता है आपका एफ ब्लॉक। तो वो मैं आगे आपको दिखा दूंगी, उसकी अभी इतनी नीड नहीं है, वो यहाँ पे प्रिंट भी नहीं है। ठीक है, तो उस बात की बिल्कुल टेंशन ना ले। और जिनको देखना है तो इससे पहले जो डी ब्लॉक का आपको लेक्चर दिया गया है उसमें देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक। तो अगर हम इनकी स्थिति की बात करें आवर्त सारणी में, कि एस ब्लॉक की स्थिति कहाँ है, पी की कहाँ है, डी की कहाँ है, तो हम किस तरीके से बताएंगे? सामान्यतः हमारा बताने का तरीका ये होगा कि जो एस ब्लॉक होता है ना, वो आवर्त सारणी में बाईं तरफ है। इस हाथ को कौन सा बोलते हैं? बायां हाथ। तो ये बाईं तरफ हो गया। ऐसे ही पी ब्लॉक की स्थिति का वर्णन करें तो वो क्या है? वो आपके दाएं हाथ की तरफ है। और एस और पी के मध्य में, मध्य में का मतलब होता है बीच में, तो वो कौन सा ब्लॉक है? आपका डी। और ऐसे ही अगर हम एफ की स्थिति की बात करें तो वो आपका नीचे आता है, तो हम बोल सकते हैं आवर्त सारणी के जो नीचे ब्लॉक होता है उसको आप क्या बोलते हो? एफ ब्लॉक बोलते हो। अब ये आपकी सुविधा के लिए इनको बांट दिया गया है, ठीक है, ब्लॉक में। बट ऐसे ही नहीं बांटा, इन ब्लॉक्स में कुछ समानताएं हैं। ये जो जितने भी तत्व एस ब्लॉक में आते हैं ना, तो इनमें कुछ ना कुछ समानता जरूर रही है, तभी एस ब्लॉक में आए हैं। सेम ऐसे ही पी ब्लॉक में इसलिए वो तत्व आए हैं क्योंकि उनमें कुछ समानता है जो पी ब्लॉक के सभी तत्वों में है। ठीक है, सेम ऐसे डी में और एफ में। यानी ये जो सुविधा के लिए वितरण किया गया है, चीज़ों को बांट दिया है अलग अलग, एस ब्लॉक को भी इधर रख दिया, पी को इधर, डी को बीच में, नीचे एफ को, ये ऐसे ही नहीं किया गया। इनमें जरूर कुछ समानताएं हैं। ऐसा होगा कि एस और पी के बीच की कुछ क्वालिटी डी की होगी, इसलिए इसको बीच में रखा गया। ठीक है, आप बात को समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? कहने का मतलब ये है, किसी को किधर ऐसे ही उठका पटकी नहीं की है, उसको सही से संयोजित किया गया है, तभी आप इसको सारणी बोल रहे हो। ठीक है, जो आपके बहुत काम किया। तो इतना क्लियर हुआ बच्चा? तो ये एस है, ये पी है, ये डी है, और इनके नीचे होता है आपका एफ ब्लॉक। ओके, तो ये जो एस ब्लॉक है ना, इसमें 2 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 2 वर्ग हैं, आप देख सकते हो, फर्स्ट एंड सेकेंड। सेम ऐसी पी ब्लॉक है, इसमें वर्ग 13 से लेके वर्ग 18 तक के तत्व हैं। ये आपका डी ब्लॉक है, इसमें वर्ग 3 से लेके वर्ग 12 तक के तत्व हैं। तो बच्चा अगर आप याद कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो कुछ बच्चों को क्या होता है, तत्वों के नाम भी याद होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप ज़्यादा भी नहीं करना चाह रहे हो ना, तो आप
इतना कर लीजिए कि एस में 2 ग्रुप आते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और पी ब्लॉक में कौन से 13 से लेके 18 तक, यानी 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। ऐसे आपको डी में याद करना है 3 से लेके 12। और जो बच्चे ज़्यादा ही कामचोर हैं, जिन्हें कुछ करना ही नहीं है, तो वो डी ब्लॉक का जरूर याद कर ले, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा, इस सिलेबस में है, ठीक है। अगर आप सारा याद नहीं कर सकते हो तो बस इतना याद कर लीजिए, डी ब्लॉक कहाँ से है, वर्ग 3 से लेके वर्ग 12 तक। जब मैं पढ़ाऊंगी ना, ये सारी बातें काम आएंगी, ठीक है। तो इसलिए अभी साथ साथ याद कर लीजिए, वर्ग 3 से लेके वर्ग 12 तक, ओके। इसमें आपको ये वर्ग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो 3 से लेके 12 तक हैं, ठीक है। लेकिन आपको 4 ये लेटी हुई लाइंस भी दिख रही है ना। ये इतना हिस्सा क्या है, ये डी ब्लॉक है, ठीक है, इसी को तो डी ब्लॉक बोलते हैं। तो ये जो 4 लाइंस है, इनको बोलते हैं श्रेणियां। ऐसे मैंने आपको ये पूरा आवर्त सारणी समझाया है। अगर मैं इसमें आपसे पूछने लगूँ कि डी ब्लॉक क्या है, ठीक है, तो आप बता पाओगे, क्योंकि आप देख रहे हो ना कि डी ब्लॉक कहाँ है, एस और पी के मध्य में है। तो ये आपने बता दिया कि डी ब्लॉक कहाँ है, एस और पी के मध्य में है। वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक फैला हुआ है। 4 श्रेणियां इसके अंतर्गत आती हैं। तो अगर आप इतना भी बता देते हो तो ये अपने आप में मोर देन इनफ होता है, ठीक है बच्चा। कुछ ना बताने से इतना भी काफ़ी है। और मैं अब आपको लिखवाऊंगी, उससे आपको और क्लियरिटी आएगी, ठीक है। तो आवर्त सारणी अगर ना समझ में आई हो तो वीडियो को दोबारा प्ले करके पहले इतना देखना, उसके बाद उस पर चलना, ठीक है। क्योंकि जो आप यहाँ पे देखोगे ना, वो वहाँ पे समझ में आएगा। अब उस बुक में जाने से पहले हम क्या करेंगे, एक चीज़ को और दिमाग में सेट करना है हमें, ठीक है। वो क्या है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। उस तरीके से फिर आता है हीलियम, ओके, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इस तरीके से आता है, ठीक है। अब आपको दिखा होगा यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है ना, सब बच्चों को दिख रहा होगा। तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं जब ये सामने आ ही गया है तो, ठीक है। तो पता है बच्चा, ये हाइड्रोजन जो होता है आवर्त सारणी में एक ऐसा तत्व होता है जिसका स्थान अनिश्चित होता है, ठीक है। यानी इसका स्थान निश्चित नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि इसको पहले नंबर पे रखिए, लेकिन कुछ लोग पता है क्या बोलते हैं, इसको यहाँ भी रख सकते हैं आप, वर्ग 17 में, ठीक है। रीज़न क्या है, क्योंकि आप जानते हो बच्चा, हाइड्रोजन जो होता है ना, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। अब आप जानते हो कि कोई भी तत्व क्या चाहता है, मेरा जो बाहर वाला कोश है ना, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो, राइट, तभी वो स्थायी होता है। बट जिसके में 1 होता है ना, तो वो 2 ही चाहता है, 8 नहीं चाहता, ठीक है। 8 वो चाहता है जिसमें 5 हो, 6 हो, ठीक है, समझ में आ गया। तो वो चाहता है कि मेरा बाहर वाला कोश पूरा हो जाए। तो हाइड्रोजन पता है क्या चाहता है, हाइड्रोजन ये चाहता है, मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो मुझे कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो मेरे पास 2 हो जाएंगे। या फिर मेरे पास जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, इसे भी कोई ले ले, तो भी मेरे पास क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाऊंगा मैं। तो होता यही है कि अगर हाइड्रोजन 1 देगा तो वो इस जगह रख दिया जाएगा, और हाइड्रोजन अगर 1 लेगा तो लेने वालों के साथ रख दिया जाएगा। यानी इस वर्ग में सब 1 देने वाले हैं और इस वर्ग में सब लेने वाले हैं। और ये दोनों क्रिया इसीलिए करते हैं, आपने खूब देखा होगा, HCl देखा है या नहीं। तो देखो HCl इसी में आ रहा है ना, H देगा, Cl ले लेगा, ठीक है ना। तो इतना समझ में आया। मैं एक बात और बता देती हूँ, उसको ध्यान से समझना है, ठीक है। क्या है वो बात, देखो बच्चा, इसमें जो ब्लॉक्स बांटे हैं ना, इनकी स्टडी का रूल भी बना दिया गया है, ठीक है। तो रूल क्या है, रूल बिल्कुल सिंपल है कि जो एस ब्लॉक है उसमें जब आप स्टडी करो ना, उसको आप पढ़ाई करो तो आप उसको वर्ग में पढ़ना, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप हाइड्रोजन के साथ ही इन सबको पढ़ लेना है, ठीक है। ऐसे बेरिलियम के साथ इन सबको पढ़ लेना है। यानी इन्होंने ये बोला, एस ब्लॉक को आप पढ़ रहे हो ना, तो आप ऐसे वर्टिकल लाइंस में पढ़ो, ठीक है। ऐसे भी तो पढ़ सकते हो ना, बट वहाँ वो समानताएं नहीं मिलेंगी। इनको ऐसे संयोजित किया गया ताकि आप इनकी स्टडी ऐसे करो, ओके। पहली बात। सेम यही चीज़ आपको पी ब्लॉक में देखने को मिलेगी। पी ब्लॉक में भी क्या है, स्टडी कैसे करनी है, ग्रुप में करनी है, ठीक है, वर्ग में करनी है। पहले आप बोरोन फैमिली पढ़ोगे, फिर कार्बन फैमिली पढ़ोगे, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन, इसी तरीके से आप पढ़ोगे, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आया, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की स्टडी ग्रुप्स में की जाती है, ठीक है। अब आता है 2 ब्लॉक, एक डी और एक एफ। तो एफ आपका नहीं है, उसका भी मैं आपको बता दूंगी। जो डी और एफ है, इनकी स्टडी आप किस में करते हो, आवर्त में करते हो, ठीक है बच्चा, ध्यान देना है। एस और पी को कैसे बताया गया कि आप ऐसे स्टडी कीजिए, और डी की स्टडी आपको ऐसे करनी है। यानी 4 श्रेणियां पढ़नी है आपको कुल, एक स्कैंडियम, एक इट्रियम, एक लैंथेनम, एक एक्टिनियम, ओके। सेम एफ ब्लॉक में भी 2 श्रेणियां होती है, तो आपको 2 श्रेणियां पढ़नी है, ठीक है। आपको क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रही हूँ। देखो मैं एक बार फिर से समझाती हूँ, आप ऐसे भी तो पढ़ाई कर सकते हो या नहीं कर सकते, कर सकते हो ना। इनको पहले वर्ग 3 पढ़ लीजिए, 4 पढ़ लीजिए, 5, बट वो रूल नहीं है। रूल कहता है आप ऐसे पढ़िए, इनकी समानताएं आपको ऐसे देखने को मिलेगी, ठीक है।
हमने इन्हें ऐसे सजाया है कि आप ऐसे पढ़िए, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, आपने टेबल की बुक देखी है ना, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा, तो आप ऐसे थोड़ी पढ़ते हो 2 3 4 5, नहीं पढ़ते ना। आपको जब टीचर याद करने को कहता है तो वो बताए ना, तब भी आपको बच्चों को पता होता है ऐसे याद करना है, 2 का पहाड़ा ऐसे लिखा हुआ है, बेशक वो टेबल है, ठीक है। तो सेम ऐसी ही लिखी कैसी भी हुई हो, तो वही मैं आपको बता रही हूँ, इनको ऐसे पढ़ा जाता है और इनको ऐसे पढ़ा जाता है। क्लियर है ना। तो अब चलते हैं, बस इतना समझना है आवाज़ सारणी में। थोड़ा लेंथी हो जाएगा वीडियो, बिल्कुल भी डरना नहीं है, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। बट एक बात का ध्यान रखिए, चैप्टर 50% खत्म हो जाएगा आज की वीडियो में, ओके। तो चलते हैं अब अपनी क्लास पे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जो है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। तो पहले हम जो पढ़ेंगे ना वो डी ब्लॉक, उसके बाद एफ ब्लॉक, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम डी ब्लॉक को अपना कंप्लीट कर लेंगे। पहली हेडिंग है डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। तो आवर्त सारणी में वर्ग 3 से लेके वर्ग 12 तक के जो तत्व हैं उनको क्या बोला जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। पता है ना, अभी पीछे यही बात बताई थी, वर्ग 3 से वर्ग 12 तक का जो ब्लॉक है उसको आप लोग डी ब्लॉक बोलते हो, ठीक है। इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है। अब बच्चा ये कह रहे हैं डी ब्लॉक के तत्व है ना, अब ऐसी क्या क्वालिटी है उनमें कि उन्हें ही डी ब्लॉक का तत्व बोला गया। और भी तो आवर्त सारणी में तत्व है, उन्हें क्यों नहीं डी में रख दिया। तो रीज़न ये होता है कि जितने भी तत्व डी ब्लॉक में होता है ना, उन सबका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो डी उपकोष में प्रवेश करता है। इन्हें आवर्त सारणी में एस और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में रखा गया है, ये भी आपको पता है, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अब आपको पता है डी ब्लॉक के तत्वों को कहाँ रखा गया है, एस और पी के बीच में, और बीच में रखने की वजह से ही इन डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। संक्रमण तत्वों का n-d उपकोष अपूर्ण होता है। मैं आपको रफली समझाती हूँ ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए, ओके। तो ये है आपका परमाणु, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर हमने मान ली कैसी है, गोलाकार। अब जानते हो इसके बीचों बीच क्या होता है, एक नाभिक होता है, ठीक है। नाभिक धनावेशित होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, प्लस। और नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं जो उदासीन होते हैं। उदासीन का मतलब आप बोल सकते हो उस पर कोई चार्ज नहीं होता, बट सच ये होता है कि उस पर जितना प्लस है उतना ही माइनस है, ठीक है। तो दोनों बातें ध्यान रखनी है। अब आप जानते हो ऐसी कक्षाएं होती है और हमें सिखाया गया था जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उन कक्षा में घूमते हैं, ये सिखाया गया था ना, आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा कि हमें बताया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो कक्षाओं में रिवॉल्व करते हैं, ओके। बट अब आप बड़ी क्लासेस में आ गए हो तो अब आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो बच्चा ये जो परमाणु है ये नाभिक है, और ये जो कक्षा है ना इस कक्षा को आप कोष बोलते हो। क्या बोलते हो, कोष। कोष बोलो कक्षा बोलो एक ही बात है, ठीक है। किसको, इसको, जिसमें क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, इसके अंदर उपकोष होते हैं। क्या होता है इसके अंदर, उपकोष। उपकोष को क्या बोलते हैं, SPDF, ये टाइप होते हैं उपकोष के, ठीक है। एस उपकोष, PDF, ये किसके अंदर होता है, कोष के अंदर होता है। और इन उपकोष के अंदर भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, उपकोष में ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स। और उन ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे एस के पास 1 ऑर्बिटल होता है, पी के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। डी के पास 5 होते हैं, एफ के पास 7 होते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है, तो आप वहाँ से भी समझ लेना, ठीक है। तो ये क्या है, आपका नाभिक है। नाभिक में आपने सीखा था कि कक्षा होती है जिन्हें आप कोष बोलते हो, इलेक्ट्रॉन उनमें घूमते हैं। बट एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन उन कक्षाओं में नहीं है, उन कोष में क्या होते हैं, उपकोष, SPDF। और इनमें ऑर्बिटल्स की संख्या निश्चित होती है, इन ऑर्बिटल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और फिर वो घूमते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का घूमना बोलते हैं। इतना क्लियर है। अब हमें समझना क्या है कि अगर यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन, कौन सा, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर S में जाता है तो वो S ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। ध्यान देना है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, S में, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं S ब्लॉक एलिमेंट। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में चला जाए, P में चला जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। यानी एस और पी अगर हमारे सिलेबस में होता है और हम उन्हें पढ़ते तो हम उनमें यही पढ़ते कि लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि एस में जाता है तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी में जाता है तो वो पी ब्लॉक एलिमेंट है। बट इस चीज़ में थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है। किसमें, डी और एफ ब्लॉक के पढ़ते टाइम जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी में नहीं जाएगा ना, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ में जाएगा। डी के केस में सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना है इस बात पे, सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, ठीक है। सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। ऐसे ही एफ में थर्ड लास्ट, ठीक है, इस चीज़ को भी मैं समझाऊंगी।
थर्ड लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा तो वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है। कैसे? मान लीजिए ये आपका कोई भी, मैंने बता दिया आपका स्कैंडियम 21 होता है ना, ये पहला तत्व है डी ब्लॉक का। मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता रही। तो 2 8 क्या होता है, लास्ट में 2 कर देते हैं, यहाँ आ जाता है 9। ठीक है, तो अब देखिए ये है लास्ट वाला। ठीक है, ये क्या है, ये लास्ट वाला सेल है। लेकिन आप जानते हो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, एस में ही जाते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एस में आ सकते हैं। तो ये 4s2, ये 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 4s2 आ गया, और यहाँ पर ये 3 वाली आएगी, तो क्या आ जाएगा आपका, देखो 3s2 पहले एस में ही जाएगा हमेशा, फिर 3p6, 4 2 8, 1 बचा 3d1। तो आपको क्या देखने को मिला कि जो ns2 वो तो लास्ट में फिक्स है। ठीक है, ns2, और इससे पहले वाला किस में जाएगा, n-1d। ठीक है, डी में जाएगा, जो 1 से 10 तक जा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो डी में 10 आ सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग को होगा कि कैसे 10 आएंगे वो बच्चा, ये मैं पीछे बता चुकी हूँ, और एक शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको देख लेना, फिर बाकी आप पीछे की कोई वीडियो मत देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक ही वीडियो में बार बार बात बता रही हूँ तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, वीडियो लेंथी होता है। ठीक है, जिसने देखा है स्टार्टिंग से देख रहा है, तो ये स्कैंडियम है। ठीक है, आप इसको समझ गए हो कैसे कैसे। तो आपने देखा कि जो सेकंड लास्ट है, ये तो फर्स्ट लास्ट सेल हो गई, ये सेकंड लास्ट सेल हो गई, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो डी में प्रवेश कर गया। इसका अर्थ ये है कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो एस और पी के केस में तो लास्ट वाला, सबसे लास्ट का इलेक्ट्रॉन एस में जाए, पी में जाए, वही क्या है, वही आपका है एस और पी ब्लॉक एलिमेंट। बट डी में सेकेंड लास्ट और एफ में थर्ड लास्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे पता है क्या समझ गए, हमने इसी चीज़ से हमने डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ लिया है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, n-1d, 1 से 10 तक आ सकते हैं, और ns 1 से 2, क्योंकि कुछ में 1 भी होता है, वो चीज़ भी मैं आपको क्लियर करूँगी। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। तो अभी हमने डी ब्लॉक के तत्व को ही समझिए, इसमें संक्रमण तत्व यूज़ हो गया, क्योंकि इस वजह से इनको संक्रमण तत्व बोला जाता है, क्योंकि एस और पी के बीच में आते हैं। ठीक है, तो अभी आप डी ब्लॉक पर ही अपना फोकस बनाए रखें, आप संक्रमण तत्व पे बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि इसको बिल्कुल क्लियरली मुझे आपको समझाना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में डी ब्लॉक तत्व नहीं पूछा जाता, अगर पूछा भी जाएगा तो भी आप बता दोगे, लेकिन मेन क्या है, मेन है आपका संक्रमण तत्व। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ डी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं। डी ब्लॉक तत्व वर्ग 3 से वर्ग 12 तक फैले हुए हैं, एस और पी के बीच में होते हैं, इसी वजह से इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। और इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा ना, यहाँ पे जो अंतिम लिखा हुआ है ना, मैंने कई बुक्स की स्टडी करी, उनमें ना अंतिम ही लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो आप क्या कीजिए, अगर आप इंग्लिश में यूज़ कर लेना वो ज़्यादा बेस्ट है, आप लिख देना सेकंड लास्ट। ओके, तो अगर आप ऐसे लिख के आओगे ना तो भी कोई आपका टीचर गलत नहीं करेगा, क्योंकि मैंने 3-4 बुक्स में देख के यहाँ पे अंतिम लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सेकंड लास्ट लिख देते हो तो वो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर है अंतिम से, क्योंकि आपने देखा अंतिम तो एस में जाता है, जो सबसे बाहर वाला है, बट उससे अंदर वाला किस में जाता है, डी में जाता है। मैंने आपको ये डाउट भी क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप सेकेंड लास्ट लिख दो वो ज़्यादा बेटर है। ओके, आप इस चीज़ की टेंशन आप लोगों को बिल्कुल नहीं लेने कि हम पेपर को अपना हिंदी में लिखते हैं और मैं बोल रही हूँ इंग्लिश के वर्ड यूज़ कीजिए, आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, मैंने भी किए हैं। तो अंतिम की जगह जो बच्चे लिखेंगे वो यहाँ पे सेकेंड लास्ट भी लिख लें। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया ना डी ब्लॉक के तत्व में क्या होता है, कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है, इसीलिए इनको डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब आता है जो डी ब्लॉक है ना, इसमें 4 श्रेणियां हैं जो मैंने आपको दिखा दी थी, याद रखना दिमाग में, आवर्त सारणी मैंने आपको पहले ही बोला था। ठीक है, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ना, इनको बच्चा 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, जिनके नाम है प्रथम संक्रमण श्रेणी, जिसको 3D सीरीज भी बोलते हैं, द्वितीय संक्रमण श्रेणी जिसको 4D सीरीज भी बोलते हैं, तृतीय संक्रमण श्रेणी जिसको 5D सीरीज भी बोलते हैं, और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी जिसको 6D सीरीज बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे बस एक याद कर लीजिए, कैसे, प्रथम संक्रमण श्रेणी को 3D बोला जाता है। ठीक है, तो फिर लाइन से ही हो गए, और ये तो इजीली याद हो जाएंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। ठीक है, यानी डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनकी 4 श्रेणियाँ हैं जो मैंने आपको दिखाई थी इस आवर्त सारणी में, ध्यान है ना आपको। तो बच्चा इनमें देखो ध्यान से क्या रखना है कि कहाँ से कौन से परमाणु क्रमांक से शुरू होते हैं और कौन से पे ख़त्म होते हैं। अगर आप ये याद कर लो तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, तो मैंने इंक्लूड नहीं किया है। अगर आप कर सकते हो तो कर लीजिएगा, आवर्त सारणी में आपको किसी शॉर्ट वीडियो में दे दूँगी, वहाँ से आप लिख लेना। ठीक है, या आपके पास कोई बुक हो आप वहाँ से लिख सकते हो। ओके, अब मैंने जो लिखा है ना वो क्या लिखा हुआ है कि कौन से तत्व से शुरू है और कौन से तत्व पे ख़त्म हुई है। ठीक है, और 3D क्यों है इस चीज़ को भी लिखा गया है। ठीक है, यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी का नाम 3D सीरीज क्यों पड़ा है, और ये कौन से तत्व से शुरू होती है श्रेणी और कौन से पे खत्म हो जाती है।
एक बात और ध्यान रखनी है, इन सभी श्रेणियों में 10-10 तत्व होते हैं, यानी डी ब्लॉक में टोटल तत्वों की संख्या कितनी हो गई? 40 हो गई। क्यों? क्योंकि एक में 10 है तो चारों में कितने हो जाएंगे? 40। दूसरी बात, सारे के सारे तत्व धातु होते हैं। धातु समझते हैं आप लोग? धातु का मतलब होता है जो धनायन बनाती है। धनायन मतलब इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, राइट? जो इलेक्ट्रॉन देगा वो धनायन बना लेगा, राइट? तो इलेक्ट्रॉन जो दे सके उनको धातु बोला जाता है, और डी ब्लॉक में सारी धातुएं होती हैं जिनकी संख्या 40 होती है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी, इस श्रेणी में स्कैंडियम से जिंक तक कुल 10 तत्व हैं, ठीक है? स्टार्ट कहाँ से? स्कैंडियम पे और लास्ट कहाँ पर? जिंक में। 10 तत्व हर श्रेणी में है, ओके? इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D उपकोष में प्रवेश करता है। इसको 3D सीरीज इसलिए बोला जाता है, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है यानी कि सेकंड लास्ट में। एक बार लिख देती हूँ बच्चा, आप लोग भी जरूर लिख लेना, मैंने इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जो बच्चे ज़्यादा दिमाग लगाते हैं ना, उनके दिमाग में ये आइडिया आता है। जब उनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आता है तो वो देखते हैं कि लास्ट वाला तो एस में जा रहा है, तो ये तो एस ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए। डी क्यों है? क्योंकि ये डेफिनेशन जो होती है ना, वो ये बोलती है सेकंड लास्ट जाना चाहिए, ठीक है? मैंने बहुत सारे बुक में देखा था, नहीं मिला कहीं पे लिखा हुआ, बट मैं आपको बता रही हूँ, आप इसको लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाओगे, ठीक है? और अंतिम लिख के आओगे तो भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है? इस बात पे ध्यान रखना है, कुछ भी लिख दीजिए। ऐसे ही द्वितीय संक्रमण श्रेणी, इस श्रेणी में इट्रियम यानी कि वाई है उसका संकेत, से कैडमियम तक कुल 10 तत्व होते हैं। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 4D में जाएगा। 4D का मतलब जो सेल होगी ना, वो 4D वाला भरा जाएगा, डी और। अब सेम ऐसे तृतीय और चतुर्थ है। इस श्रेणी में लैंथेनम से मरकरी तक आते हैं 10 तत्व, और इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D में जाएगा। चतुर्थ श्रेणी में एक्टेनियम से कोपरनीशियम तक आते हैं, इसमें भी 10 तत्व होते हैं, और अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 6D में जाएगा, ठीक है? मुझे लगता है आपको श्रेणियों में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है संक्रमण तत्व। तो बच्चा मैं आपको एक बात बताती हूँ, तो वो बात ये है कि पेपर में डी ब्लॉक का तत्व बहुत रेयर केस है कि आ जाए, आता नहीं है, लेकिन संक्रमण तत्व के ज़्यादा चांस है। ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं और ये ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, ठीक है? तो मैं अब आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। संक्रमण तत्व कुछ और नहीं है, संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के ही तत्व है, बट इनमें थोड़ी सी स्पेशलिटी है, ठीक है? वो स्पेशलिटी आपको समझनी है, वो कौन से तत्व हैं जिनको संक्रमण तत्व कहा गया, और कौन से डी ब्लॉक के तत्वों को छोड़ दिया गया कि ये संक्रमण तत्व नहीं है, ठीक है? तो वे तत्व जिनके डी कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इस चीज़ का बहुत अच्छे से मतलब समझना है, क्योंकि परिभाषा एक लाइन में ही खत्म है ना? आप देख रहे हो, केवल 1.5 लाइन में है, इससे ज़्यादा बड़ी परिभाषा आप लिख भी नहीं सकते, क्योंकि है ही नहीं। तो कौन से तत्व जिनके डी कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं, बट इसका अर्थ अपने आप में एक पेज के बराबर है, ठीक है? समझ रहे हो? यानी छोटी सी लाइन ये इतना बड़ा अर्थ रखती है अपने आप में, बहुत बड़ा, ठीक है? अब उस चीज़ को समझना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है आंशिक रूप से भरे हुए। देखो बच्चा, आंशिक का मतलब क्या होता है? जिसमें जितनी चीज़ आ सकती है ना, उससे कम है, उतनी नहीं है, ठीक है? आप कोई भी चीज़ मान लीजिए, एक आपके पास बॉक्स है जिसमें 10 स्वीट्स आ सकती हैं, होते हैं ना बॉक्स, उसमें गिनती की स्वीट्स आती हैं कि भाई कोई भी चीज़ है उसमें उतना ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो मान लीजिए आपके पास कोई स्वीट्स का बॉक्स है और उसमें केवल 10 आ सकते हैं, वो उसकी इतनी लेंथ है, उतनी ब्रेथ है, उतनी हाइट है कि बस 10 स्वीट्स आप उसमें ला सकते हो, तो उसको कहते हैं पूरा भरा हुआ, राइट? उसको कहेंगे फुलफिल्ड। बट अगर उसमें 9 भी है ना, तो वो उसका मतलब आंशिक रूप से भरा हुआ है, ठीक है? यानी जिसमें कंप्लीट जितने आ सकते हैं उतने हैं, तो उसको बोलेंगे फुलफिल्ड। और जिसमें उससे एक भी कम है, आधा भी कम है, वो क्या हो जाएगा? आपका आंशिक रूप से भरा हुआ। तो हमें क्या समझ में आया कि डी कक्षक जो होता है वो आंशिक रूप से भरे होते हैं, यानी डी कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, राइट, जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उतने नहीं है, उतने से एक कम होगा तो भी चलेगा, बट उतने नहीं होने चाहिए। यानी वो तत्व जिनमें डी ऑर्बिटल पूरा फुलफिल्ड होता है वो संक्रमण तत्व नहीं होते, ठीक है? अब हमें समझना है डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। बच्चा देखो, मैं आपको यहाँ भी बता रही हूँ, एक शॉर्ट अपलोड करूँगी, उसको ज़रूर देख लेना है, ठीक है? तो क्लियरिटी इतनी आ जाएगी कि दिमाग में कोई डाउट नहीं रहने का, वरना डाउट्स पे डाउट्स आ जाएंगे अगर आप लेक्चर्स को छोड़ छोड़ के देख रहे हो, ठीक है ना? बस सोचो पास हो जाए उतना देख लें, ओके? तो वे तत्व जिनके डी कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं उनको क्या कहेंगे? संक्रमण तत्व। तो हमें समझना है जो डी ऑर्बिटल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी ऐसा मानिए डी ब्लॉक क्या है? एक डब्बा है और उसमें केवल 10 मिठाई आ सकती हैं, ठीक है? तो ये वही है, डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। यानी अगर कोई ऐसा तत्व है जिसका डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है तो वो संक्रमण तत्व नहीं है, ठीक है? क्योंकि संक्रमण तत्व कह रहा है आंशिक रूप से भरे हुए, यानी डी में कितने होने चाहिए? 1 हो, 2 हो, 9 हो,
9 तक हैं तो वो संक्रमण तत्व है, लेकिन अगर 10 हो गए गलती से तो वो क्या हो जाएगा, आपका डी ब्लॉक का तत्व तो होगा क्योंकि डी में भरा जा रहा है, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं होगा क्योंकि संक्रमण तत्व की परिभाषा कहती है कि आंशिक रूप से भरे कक्षक होने चाहिए डी, तो वो संक्रमण तत्व है। तो आप जानते हो संक्रमण तत्व कौन कौन से होते हैं, आपने देखा है कि है उसमें 40 तत्व हैं, ठीक है, एक श्रेणी में 10 हैं, एक श्रेणी में 10 हैं, ऐसी उसमें 10। तो जो सबसे लास्ट वाले हैं ना, वो ऐसे तत्व होते हैं जिनमें क्या होता है, डी ऑर्बिटल आपका फुलफिल्ड होता है, यानी 10-10 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास। बाकी सबके पास कितने होते हैं, 1 से लेकर 9 तक होते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से आवर्त सारणी दिखा देती हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आए। मैं चाह रही हूँ कि बच्चा अगर वीडियो देख रहा है ना तो उसके मन में डाउट ना रहे, और यदि आपको वीडियो पसंद आ जाए करें ना तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मैं कंटिन्यू रहूँ। कभी कभी लगता है कि बच्चे तो मतलब कमेंट वगैरह कर ही नहीं रहे हैं तो क्यों वीडियो अपलोड करने, ऐसा होता है, थक जाते हैं। और यदि आपके कमेंट आ रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हो, तो मुझे भी थोड़ा ऐसा होता है ना, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए वीडियो बना दी जाए। बाकी मैंने कहा है इसलिए बस कराऊंगी, तो वो मुझे कराना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने बोल दिया है, ठीक है। तो ये रही आपकी आवर्त सारणी। इस बुक में ये सारणी कैसे दिख गई मुझे, ठीक है। तो इसमें समझ लीजिए ये आपका एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक और ये कौन सा है आपका एफ ब्लॉक। तो देखिए 4 श्रेणियाँ हैं ना, स्कैंडियम से लेकर कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, जिंक पर। इट्रियम से लेके कहाँ ख़त्म हो रहा है आपका, कैडमियम पर। लैंथेरम से लेके मरकरी। एक्टिनियम से लेकर ये यूयू भी लिखा हुआ है, ये बाद में जो संश्लेषित तत्व है ना उनके लिए जगह छोड़ रखी है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया था बुक में कहाँ था, एक्टिनियम से लेकर कहाँ तक था, ये था आपका कॉपरनीशियम तक, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने लिख दिया है, यहाँ बाद में ये पुरानी बुक है ना तो बाद में उन तत्वों की खोज होगी तो वही आ गई, ठीक है। 118 तत्व हैं आपकी आवर्त सारणी में, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ना ये जिंक, कैडमियम, मरकरी और जो लास्ट में आएगा कॉपरनीशियम, उसको आप छोड़ दीजिए क्योंकि संश्लेषित तत्व है, लास्ट के तत्व है। 118 तत्व है ना तो इनका परमाणु क्रमांक ये होता है 116, 117, 18, तो ये बहुत लास्ट की, इनकी पढ़ाई नहीं की जाती, ठीक है बच्चा। तो आप जिंक, कैडमियम और मरकरी को याद रखें। ये क्या होते हैं, ये डी ब्लॉक के तो तत्व हैं लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। तो पेपर में पूछ लिया जाता है जिंक, कैडमियम, मरकरी संक्रमण तत्व क्यों नहीं है, दर्शाइए। तो क्या बताएंगे आप, जिंक, कैडमियम तत्व इसलिए नहीं है क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। यानी इनका डी ऑर्बिटल क्या होता है, फुलफिल्ड होता है, इसलिए संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं आते। क्योंकि संक्रमण तत्वों की परिभाषा कहती है कि डी कक्षक आंशिक रूप से भरा होना चाहिए, ठीक है, यानी जितने आते हैं उससे कम ही होने चाहिए, उतने कभी ना हो। तो इसलिए संक्रमण तत्व नहीं होते। उसने दर्शाने को कहा है तो ऑर्बिटल बना के आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। वो चीज़ मैं अभी बताऊंगी साथ में कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, जिंक, कैडमियम, मरकरी संक्रमण तत्व नहीं होते हैं, बाकी सारे आपके संक्रमण तत्व हैं। आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए हो ना संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जैसे मैग्नीज का और आयरन का किया है, इसका 25 होता है परमाणु क्रमांक, इसका 26। तो बच्चा ध्यान रखना है परमाणु क्रमांक को नीचे ही लिखा जाता है जैसे मैंने लिखा है, ठीक है, परमाणु भार को यहाँ लिखा जाता है। तो 25 होता है, देखो कैसे बांटेंगे, 2, 8, 13, 2, ठीक है। कैसे, 2, 8, 13, 2, ऐसे कैसे बांटते हैं। देखो बच्चा क्या करते हैं, जैसे 25 है ना तो पहले में 2 आते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18, इसमें 32, ठीक है, ऐसे भरे जाते हैं। बट जब आपके इसमें 2 आ जाएँ, इसमें 8 आ जाएँ और इसमें जिस टाइम 8 हो जाए ना तो 8 के बाद में 2 इसमें कर देना है, 2 के बाद फिर से इसको भरना स्टार्ट कर देना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इससे पहले का जो लेक्चर है ना उसमें कवर करा दिया, तो आप लास्ट में बिल्कुल प्ले करके देखना, वहाँ पर आपको दिख जाएगा। वहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अच्छे से समझाया है, तो वहाँ से समझ के तब इस वीडियो को देखना, ओके। ऐसे इसका 2, 8, 14, 2, तो इनको कर लीजिए। देखिए डी वाले पे ही आते हैं, ये 3 है और ये 4 है, ये 4s2, ये 3s2, 3p6 और 3d 5 आएंगे क्योंकि 6 और 2 8 5 13 है, ऐसे इसमें 6 आएंगे। तो आपको दिख गया ना, डी में 10 आ सकते हैं और डी में केवल 5 हैं। डी में कितने आ सकते हैं, 10 और इसमें 6 हैं, तो यानी ये संक्रमण तत्व हैं। और कौन संक्रमण तत्व नहीं होते, जिंक, मरकरी, कैडमियम, क्योंकि इनमें क्या होता है, डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड होता है। जैसे मैं आपको जिंक का करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो 30 होता है जिंक का। अब कैसे भरे जाएंगे, 2, 8, ठीक है, 8, 2, 10 और 18, 28 और 2, 30, ठीक है। 1s2 2 के लिए, ठीक है। फिर दूसरी कक्षा शुरू हो गई, 2s2 और 2p6, ठीक है, 6 और 2 8 पूरा हो गया। अब इसका करिए, 3s2, 3p6 और 3d कितने आ गए, 18 है ना, तो 6, 2, 8 और 10, 18 भर गया ना डी ऑर्बिटल। अब डी ऑर्बिटल के भरते ही मतलब ये संक्रमण तत्व नहीं है। तो पेपर में अगर आ जाए ना दर्शाने के लिए तो इसको ऐसे बता देना है। उसके बाद डी के 5 ऑर्बिटल बनाने हैं। देखिए कैसे बनाएंगे 5 ऑर्बिटल, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो
10 है ना, तो हमेशा बच्चा ध्यान रखना है पहले सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर तक जाएंगे, जब तक ऊपर तक नहीं भरते हैं ना उसके बाद नीचे भरने हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं एक साथ ही ऊपर नीचे, वो नहीं करना है, ठीक है। पहले हमेशा ऊपर को फिर नीचे को, ठीक है। बच्चे हुए मान लो 8 होते तो पहले 5 उसके बाद 3, ये दोनों नहीं आते, समझ में आ रहा है ना। यानी पहले अपर डायरेक्शन में फिर लोअर डायरेक्शन में, ओके। तो ये आपको दर्शाने का काम हो गया। अब आपने देखा सारे फुलफिल्ड हैं, तो इसका मतलब ये संक्रमण तत्व नहीं है। इतना क्लियर है। अब देखो बच्चा, अब आपकी हेडिंग है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो मैंने पीछे भी आपको समझाया था क्या होता है, n-1 डी 1 से 10 और ns 1 से 2 तक होता है, ठीक है। यानी डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पैटर्न आपको यही देखने को मिलेगा। n-1 डी में कैसे आ सकते हैं 1 से लेके 10 तक, और s में 1 भी आ सकता है 2 भी आ सकता है, ठीक है। तो कैसे, देखो ध्यान से समझना है। यहाँ पे आपका है 29, ये कौन है, कॉपर है आपका, ठीक है। तो इसका करो 2 8, ठीक है। लास्ट में कितने कर देते हैं, 8 के बाद यहाँ पे 8 कर देते हैं, उसके बाद लास्ट में 2 भर देते हैं, 2 8, उसके बाद 8 करके लास्ट में 2 कर देते हैं। बट कभी कभी आप जानते हो ना अपवाद होता है, अपवाद समझते हो, यानी रूल से थोड़ा अलग। रूल क्या कहता है, लास्ट में 2 करने के बाद 8 जब इसमें कर दो लास्ट में 2 कर दीजिए, उसके बाद इसे भरना स्टार्ट कर दीजिए। बट कॉपर और क्रोमियम का जो वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था ना, उसमें देखा गया कि लास्ट में 1 है। सेम इसमें 2 8 और लास्ट में कितना 1, ठीक है। तो आपको ये दोनों को अच्छे से समझना है, इसलिए मैंने इन दोनों को इंक्लूड कराया है, ठीक है। देखो मैंने 25 26 30 और 29 और 24 का भी बता दिया, ठीक है। तो मैंने काफ़ी करा दिया, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो 2 और 8 कितने हो गए, 8 2 10 हो गए, और 1 11 हो गए, हैं कितने 29, तो कितने बच गए 18 बच गए ना। ऐसे यहाँ पे 24 है, 8 2 10, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 13, क्योंकि 8 2 10 10 20 3 23 और 1 24, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन वितरण। अब मैंने विन्यास कई बार बता दिया, SPDF वाला विन्यास है, इनका विन्यास आप होमवर्क में करोगे, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, जो 29 कॉपर है ना, 2 8 18 1, ये क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इसमें डी में जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्रोमियम है, क्रोमियम में भी डी में जाएगा, क्योंकि कितने आ सकते हैं एस और पी में। देखो तीसरा स्टार्ट करोगे ना तो 6 तो पी में आएंगे, 2 एस में आएंगे तो 8, बाकी बच्चे हुए डी में जाएंगे, पहला एस फिर पी फिर डी। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। तो हमें देखने को मिलेगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, लास्ट में तो NS12, क्योंकि आपने इसको N माना है, ठीक है। तो इसमें कितने आ सकते हैं, आपने देखा हम डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं, बट क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि कुछ में 1 आ रहा है ना, इसलिए हमें लिखना पड़ रहा है 1 से 2, यानी 1 भी रह सकता है 2 भी रह सकता है। क्लियर है ना मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ। और ये n है तो इससे पहले वाला n-1, कुछ बच्चों को समझ नहीं आया होगा। देखो बच्चा ये 5 है तो इससे पहला कौन सा होगा 5 - 1, ये n है तो इससे पहला n-1, ठीक है। तो इसीलिए n-1, और वो उसमें भी d वाला भरा जाता है, तभी डी ब्लॉक एलिमेंट है, ओके। तो d वाला भरोगे, d में कितना 1 से लेकर 10 तक आ सकते हैं, ठीक है। कुछ में 1 भी होता है, कुछ में 10 भी होते हैं, यानी इनके बीच वाले भी लाई करते हैं, ठीक है। तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको क्लियर हो गया होगा। क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, n-1 डी में 1 से लेके 10 तक, और n-1 के बाद क्या आ जाता है n, और वो s में जाएगा, कितने 1 भी जा सकता है 2 भी, तो हम लिख सकते हैं 1 से 2 तक, ठीक है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। देखो बुक्स में क्या होता है ना, कहीं मैंने देखा है वहाँ पे लिखा हुआ है संक्रमण धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो उस चीज़ को भी समझिए, संक्रमण धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या करना है आपको, डी में क्या है 1 से लेके 10 तक है, तो बस 10 को हटा देना है 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। और बाकी यही रहेगा NS1 से 2 तक। तो अगर आपने लेक्चर को ध्यान से समझा है ना, तो ये मुझे बताऊं भी ना मैं कि 9 तक क्यों रहेगा, तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि संक्रमण धातु इससे पहले पढ़ी है। क्या बोल रहा है संक्रमण धातु में, कि उसमें 9 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 1 से 9। अगर 10 हो जाएगा तो वो डी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा, बट संक्रमण तत्व नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा डी में 1 से लेके 9 तक, ठीक है। तो आप खुद से लिख सकते हो कि संक्रमण धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाता है, तो आप लिखोगे n-1 डी 1 से लेकर NS 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। बस इतना सा अंतर होता है डी ब्लॉक के में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में और संक्रमण धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। ये आपको होमवर्क में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट कर लेना है, वितरण मैंने करके दे दिया है, ओके। तो अब है हेडिंग संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण, ठीक है। तो इसी में ना आपके तत्वों के गुण में कुछ बहुत ही गुण भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।
तो पहला है, ये सभी तत्व धातुएं हैं चूंकि इनके अंतिम उपकोष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है। मैंने पहले भी बताया है डी ब्लॉक में कितने तत्व हैं, 40 तत्व हैं और 40 की 40 क्या हैं, धातुएं हैं। अब धातुएं क्यों हैं, क्योंकि लास्ट में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, क्योंकि आप जानते हो 1 या 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा, तो जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन त्यागा तो धनायन बना लिया, और जो धनायन बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, इन तत्वों में धात्विक चालकता, तन्यता, आघात वर्धनीय एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी ये जो तत्व होते हैं ना, मतलब ये लिख लेना, ये थोड़ा गलत लिख गया है लैंग्वेज, इन तत्वों में ये गुण है ना तो सुचालक होते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा कन्वर्ट कर लेना अपनी लैंग्वेज में, अच्छे से सेंटेंस के वे में लिखना, ये गलत लिखा हुआ है। इन तत्वों में धात्विक चालकता, तन्यता, आघात वर्धनीयता एवं विद्युत की सुचालकता के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखो बच्चा, जो चीज़ धातु है ना तो उसमें धात्विक चालकता होगी, तन्यता होगी, तन्यता का मतलब उसका तार बनाया जाता है। धातुओं के आप तार बना सकते हो, देखे होंगे आपके घरों में तार होते हैं, वो किसके होते हैं, धातु के, धातु के थोड़ी होते हैं। आघात वर्धनीयता, उसको पीट कर चादर की फॉर्म में लाया जा सकता है। ठीक है, ये गुण धातु में नहीं होते, ये धातु के पास होते हैं, तार बनाने का, पतली चादर बनाने का और विद्युत के सुचालक होने का। ठीक है, तो इसको प्लीज़ सेंटेंस के वे में लिख लेना, ये थोड़ा गलत लिख गया है। ठीक है, दोनों पॉइंट्स क्लियर है, आगे चलते हैं। ये तत्व मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। जो तत्व होते हैं ना, ये मिश्र धातु, जिनको मिश्रातु कहते हैं, उनका भी निर्माण करते हैं। कौन, डी ब्लॉक के तत्व, क्योंकि धातुएं हैं ना तो दोनों धातु मिलेंगे तो मिश्र धातु बन जाएगा। ठीक है, यानी दो धातुओं का मिश्रण ही मिश्र धातु कहलाता है। इन तत्वों के गलनांक और क्वथनांक ऊंचे होते हैं। जो तत्व होते हैं ना, उनकी गलनांक क्वथनांक है, उनके ऊंचे होने का मतलब होता है उनके बीच में जो बॉन्ड हो वो स्ट्रॉन्ग हो। यह तत्व एस और पी ब्लॉक के तत्वों की अपेक्षा अधिक कठोर होते हैं, और एस और पी ब्लॉक के तत्वों की अपेक्षा अधिक कठोर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि धातु हैं। ठीक है, एस और पी से ये ज्यादा कठोर होती हैं। यह तत्व अंतरकाशीय यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बनाते हैं, उसको भी आगे लिखा हुआ है अंतरकाशीय यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, तो उसको भी ध्यान से समझना है, ये आपको सामान्य गुण अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो जैसे गलनांक और क्वथनांक ऊंचे होते हैं, है ना, गलनांक और क्वथनांक ऊंचे होते हैं, ये किस में आ गया, इसका भौतिक गुण में आ गया है। ठीक है, तो इसी में आपको बहुत सारी चीजें, भौतिक गुण और आगे आपको रासायनिक गुण भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है संक्रमण धातु के सामान्य अभिलक्षण। देखो, ये तो 5-6 पॉइंट्स थे, आपने पॉइंट्स में पढ़ा, इन्हीं चीज़ को आपको लैंग्वेज में लिखना है। कुछ पॉइंट्स इसी में इंक्लूड होंगे, जैसे क्रियाशीलता है, तो एस और पी ब्लॉक के तत्वों की अपेक्षा डी ब्लॉक के तत्व कम क्रियाशीलता का गुण प्रदर्शित करते हैं। यानी एस ब्लॉक के जो तत्व हैं और पी ब्लॉक के तत्व हैं, ये ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। समझ में आया, यानी ये ज़्यादा अभिक्रिया करते हैं, डी के कम अभिक्रिया करते हैं, और रीज़न ये है कि इनका जो विभव होता है वो हाई होता है। ठीक है, तो क्रियाशीलता क्या हो गई, एस और पी से कम होती है। ठीक है, और इसका रीज़न ये होता है क्योंकि इन तत्वों का हाई विभव होता है। ओके, सेकंड है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी क्या होती है, आप जानते हो क्या, ये क्लास 11th में था, आयनन एंथैल्पी। ठीक है, तो पहले इसको समझना है, तभी आप समझ पाओगे कि डी ब्लॉक के तत्वों की आयनन एंथैल्पी क्या होती है। तो आयनन एंथैल्पी होती है कि आपका कोई परमाणु है और उसके बाहरी कोश से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो उसके लिए जितनी ऊर्जा लगे कम से कम, ठीक है, क्योंकि कितनी चाहिए एक मिनिमम होती है ना, उससे ज़्यादा अगर आप लगा रहे हो तो वो तो निकल ही आएगा। ठीक है, तो इतनी कम से कम ऊर्जा जो कि उस इलेक्ट्रॉन को निकाल ले, उसको क्या बोलते हैं, आयनन विभव बोल देते हैं, आयनन ऊर्जा बोल देते हैं और आयनन एंथैल्पी बोल देते हैं। तीनों एक ही बात है। ठीक है, तो समझ में है, किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा लगती है वो क्या होती है, आयनन एंथैल्पी। तो अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी, अभी आप आयनन एंथैल्पी को समझ गए हो, आपने 4 श्रेणी पढ़ी है, ठीक है, डी ब्लॉक की, और वर्ग में भी स्टडी की है। तो जैसे ही आप डी ब्लॉक की श्रेणियाँ पढ़ते हो तो आप जानते हो कैसे पढ़ते हो उन्हें, आवर्त में पढ़ते हो। तो आवर्त में आपको क्या करना पड़ता है, बाएं से दाएं जाना पड़ता है। ठीक है, बाएं से दाएं। और जब वर्ग में किसी चीज़ की स्टडी करते हो तो ऊपर से नीचे आते हो, तो आपने देखा होगा वर्ग में परमाणु क्रमांक ज़्यादा बढ़ता है और आवर्त में एक एक करके बढ़ता है। क्यों, क्योंकि उसमें एक एक करके रखा गया है, पता है तत्व को, 1 2 3 4 5 ऐसे तत्व रखे हैं। तो आप बताओ, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 है, तो 1 से 2 तो ऐसे बढ़ा है, और 1 से 3 ऐसे, 3 से फिर 11, कुछ इस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं। यानी वर्ग में ज़्यादा परमाणु क्रमांक बढ़ता है और आवर्त में एक एक करके बढ़ता है। ठीक है, तो आयनन एंथैल्पी क्या होती है, देखो आवर्त में एक एक करके परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है ना, तो आपको इस चीज़ में साइज का बहुत नॉलेज होना चाहिए। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको लर्न करने से अच्छा है समझ जाइए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको साइज की नॉलेज होगी, ठीक है, तो जैसे आपको मैं बताऊं उस चीज़ पे ध्यान देना है। जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे आते हो तो साइज बहुत ज़्यादा बढ़ता है ना, क्योंकि परमाणु क्रमांक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब साइज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरी बात में
आप जानते हो परमाणु क्रमांक एक एक करके बढ़ रहा है, मीन्स उसका आपके अकॉर्डिंग साइज भी बढ़ना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो परमाणु का साइज होता है ना, उस पर दो चीज़ें निर्भर करती हैं, एक तो परमाणु क्रमांक, दूसरा नाभिकीय आवेश। तो जब परमाणु क्रमांक बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो साइज बढ़ जाता है, लेकिन जब नाभिकीय आवेश बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो साइज कम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि नाभिकीय आवेश का मतलब होता है, ये जो नाभिक है ना, मान लीजिए यहाँ पे कोई नाभिक है, इसमें जितना अच्छा आवेश होगा, ठीक है, आवेश का मतलब चार्ज, प्लस चार्ज होता है, वो उतना ही माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। तो नाभिकीय आवेश ज़्यादा होगा तो लास्ट वाली कक्षा को अच्छे से पकड़ पाएगा, और अच्छे से पकड़ेगा तो साइज छोटा हो जाएगा। यानी वर्ग में साइज बढ़ता है और आवर्त में साइज घटता है। समझ में आया? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बेशक बढ़ रहा हो, बट साइज घट रहा है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ता है, नाभिकीय आवेश उतना नहीं बढ़ पाता, तो इसलिए परमाणु का साइज भी बढ़ जाता है। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, परमाणु क्रमांक तो बढ़ता है, लेकिन वो एक एक करके बढ़ता है, बट नाभिकीय आवेश उससे ज़्यादा बढ़ जाता है। और यदि नाभिकीय आवेश प्रभावित है, यानी नाभिकीय आवेश इफेक्टिव है, तो परमाणु का साइज घटेगा, क्योंकि नाभिकीय आवेश का अर्थ होता है नाभिक का चार्ज, और नाभिक जितना अच्छा चार्ज वाला होगा, लास्ट वाली कक्षा को उतने ही अच्छे से पकड़ेगा, ठीक है। तो आयनन एंथैल्पी का भी कॉन्सेप्ट उसी से क्लियर होगा। कैसे? आयनन एंथैल्पी क्या है, बाहर वाले कक्षा से इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो साइज जितना बड़ा होगा नाभिक से, वो इतना ही दूर होगा, तो आप आसानी से खींच पाओगे। यानी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो आयनन एंथैल्पी होगी वो कम होगी, क्योंकि जिसका जितना बड़ा साइज होगा उतने आसानी से खींच पाओगे, तो ऊर्जा कम लगेगी। तो यानी हम क्या समझे यहाँ से कि अगर वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आयनन एंथैल्पी का मान घटता है, और आवर्त में क्या होता है, सामान्यतः बढ़ेगा, क्योंकि आवर्त में क्या हो रहा है, साइज कम हो रहा है। तो साइज कम होगा तो हम इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए जान लगा रहे हैं, और होगा क्या, नाभिक ने उसको पकड़ा हुआ है, तो क्या होगा, हम खींचते रहेंगे, ऊर्जा ज़्यादा लगती रहेगी। हमें क्या समझ में आया, आयनन एंथैल्पी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है और आवर्त में बढ़ती है। तो इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है आप। संक्रमण तत्वों की आयनन एंथैल्पी का मान एस ब्लॉक के तत्वों से अधिक एवं पी ब्लॉक के तत्वों के आयनन एंथैल्पी के मान से कम होता है। तो एक छोटी सी बात बता दी कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि संक्रमण तत्व, इनकी आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है, एस से तो ज़्यादा होता है और पी से कम होता है, ठीक है। सामान्यतः किसी श्रेणी में, श्रेणी का मतलब आवर्त में, बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। अगर आप बाएं से दाएं जा रहे हो तो क्या होगा, आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ जाएगा। ये तो मैंने बताया है। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि नाभिकीय आवेश प्रभावित रहता है, तो बाहर वाली कक्षा को उतने ही अच्छे से पकड़े रखता है, और हमें उतनी ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी, और ऊर्जा जितनी ज़्यादा लगानी पड़ी है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वही उसकी आयनन एंथैल्पी है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार बुक में दिखा देती हूँ, क्या इसका ग्राफ बना हुआ है। ये बुक में टेबल बनी हुई है, इसमें देखो आयनन एंथैल्पी के मान है। ये प्रथम आयनन एंथैल्पी, द्वितीय, तृतीय। तो आप देख सकते हो ये क्या होनी चाहिए, अभी आपने क्या पढ़ा, बढ़नी चाहिए सामान्यतः। देखो 631 से 656, बट यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। कितनी हो गई, 650। उसके बाद क्या, 653, फिर से बढ़ी, फिर 717, फिर 762, बट यहाँ पे फिर से थोड़ी घट गई, फिर 736, फिर 745, फिर 906। यानी आपको क्या देखने को मिला, सामान्यतः क्या है, बढ़ रही है ना, 631 से 656 इस तरीके से सामान्यतः बढ़ रही है। बट कहीं कहीं पे आपको क्या दिखने को मिल जाता है, उसमें इरेगुलर वेरिएशन देखने को मिल जाता है। ये क्या होता है, ये होता है कि जैसे सामान्यतः बढ़ रही है, इसका मतलब बढ़नी चाहिए ना, आवर्त में जो आयनन ऊर्जा है बढ़नी चाहिए। यानी अगर आप स्कैंडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो उसमें ऊर्जा कम लगेगी, बट जिंक में से निकाल रहे हो तो ज़्यादा लगेगी। बट बीच में कहीं कहीं इस चीज़ में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, कि कहीं कम हो रहा है, कहीं ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही इनमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये टेबल है, इसको आपको समझ में आ गया होगा। क्या लिखोगे, सामान्यतः आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो आयनन विभव का मान है वो बढ़ता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है, तो नाभिक बाहर वाली कक्षा को उतनी ही जटिलता से या अच्छे से पकड़े रखता है, इसलिए ऊर्जा ज़्यादा लगानी होती है, ठीक है। तो समझ गए हो ना आप लोग इस पॉइंट को। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका गलनांक और क्वथनांक, ठीक है। तो गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, एक बार समझ लीजिए। गलनांक होता है जिस पे कोई आपका ठोस है वो पिघलना शुरू करता है, जिस टेम्परेचर पे, उसको क्या बोलते हैं, गलनांक। सेम ऐसी क्वथनांक, जिस पर कोई द्रव उबलना स्टार्ट करता है वो क्या होता है, उसका क्वथनांक होता है, ठीक है। गलनांक मतलब ठोस जिस पर पिघला वो गलनांक हो गया, और द्रव जिस पर उबला वो क्वथनांक हो गया, ठीक है। क्या, टेम्परेचर, ठीक है। गलनांक और क्वथनांक टेम्परेचर होते हैं। तो जिंक, कैडमियम तथा मरकरी को छोड़कर, क्यों इनको क्यों छोड़ दिया, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व हैं, बट संक्रमण तत्व नहीं है, ठीक है।
तो सभी संक्रमण तत्वों का सामान्यतः उच्च गलनांक तथा उच्च क्वथनांक होता है। यानी जो संक्रमण तत्व होते हैं ना, इनका हाई तो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, और हाई होता है बॉइलिंग पॉइंट। किनको छोड़कर, जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़कर। आवर्त में जब आप बाएं से दाएं जाओगे तो इनमें क्या होगा, संक्रमण धातुओं के गलनांक और क्वथनांक पहले बढ़ते हैं तथा फिर घटते हैं। पहले तो बढ़ेंगे फिर घटेंगे, ठीक है। तो इसका भी आपका एक ग्राफ बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, बट पहले मैं आपको ये बता दूं ताकि दोनों के ग्राफ में साथ दिखा पाऊँ, ठीक है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव जो 3rd चैप्टर में हमने पढ़ा था, मैं नहीं बताऊंगी क्या होता है, इसको ई नोट से प्रदर्शित करते हैं और वहाँ पे जाके देख लेना आप लोग वीडियो, क्या होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव में इरेगुलर वेरिएशन इरेगुलर आयनन एंथैल्पी के कारण होता है। तो आपको ये समझ में आया कि इसमें भी यही होता है, पहले कभी बढ़ रही है फिर घट रही है फिर बढ़ रही है घट रही है, ठीक है। उसी चीज़ को बोलते हैं इरेगुलर वेरिएशन। और आपने देखा ये आयनन एंथैल्पी में भी होता है, तो इसी के कारण इसमें होता है, ठीक है। आयनन एंथैल्पी के कारण ही मानक इलेक्ट्रोड विभव में होता है, ठीक है। यानी इसमें कोई नियमितता नहीं है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा नॉर्मली, ठीक है। आपको कभी बढ़ा हुआ मिलेगा कभी घटा हुआ। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ई नोट का मान घटता है, बट सामान्यतः ऐसा होता है कि वो मान घट रहा है, यानी कि वेरिएशन तो इरेगुलर है लेकिन इसका मतलब है घटना चाहिए था, वो बीच में कैसे ही बढ़ गया, ठीक है। समझ में आया। तो अब इन दोनों के एक बार ग्राफ देख लेते हैं, क्योंकि डायग्राम से चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहती हैं, ओके। ये तो है आपका गलनांक का, ठीक है। देखो क्या दिख रहा है आपको, ये इधर है परमाणु क्रमांक और इधर है गलनांक, ठीक है। तो ये जो है ना, इसको ऐसे मान लीजिए, यहाँ से स्कैंडियम से शुरू हुआ और यहाँ पे कहाँ पे जाके खत्म हो गया, जिंक पे। आप ऐसा मानिए, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो ना 3 श्रेणियाँ अलग अलग के लिए दिखाई हुई हैं, ठीक है। कोई पहली वाली श्रेणी है, कोई दूसरी, कोई तीसरी, इस तरीके से, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या देखने को मिला, तीनों में वही चीज़ देखने को मिल रही है श्रेणियों में। पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ गया, फिर थोड़ा सा कांस्टेंट सा चला फिर घट गया फिर और घट गया, है ना। ऐसे इसमें पहले बढ़ गया फिर और बढ़ गया फिर घट गया फिर बढ़ गया, है ना, इस तरीके से। तो आपको क्या देखने को मिला, गलनांक में इरेगुलर वेरिएशन, ठीक है। यानी कि कोई भी नियमितता नहीं है कि बढ़ ही रहा है घट ही रहा है, बहुत ज़्यादा कभी बढ़ गया कभी घट गया, ठीक है। इस टाइप के वेरिएशन को क्या बोलते हैं, रेगुलर वेरिएशन। ये किसमें, आपका गलनांक में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। ये आपकी रही तत्व यानी परमाणु क्रमांक, और ये रहा मानक इलेक्ट्रोड विभव। पहले बढ़ा फिर घट गया फिर बढ़ गया फिर घट गया, है ना। तो इसी टाइप को क्या बोलते हैं, इरेगुलर वेरिएशन, ठीक है। किस किस में देखने को मिला आपको, गलनांक क्वथनांक में देखने को मिला और आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव में, ओके। तो डायग्राम को माइंड में रखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपना। अब है आपका परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्या, ठीक है। कौन कौन सी, परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्या, ओके। तो संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ सामान्य रूप से घटती हैं। मैंने ये चीज़ अभी आपको बता दिया है, ठीक है। परमाणु क्रमांक का बढ़ना यानी बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है। यानी ऐसे जाते हैं तभी तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। तो वो जो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है ना, वो परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ त्रिज्याएं घट रही हैं, क्योंकि मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है। बच्चे क्या सोचते हैं, परमाणु क्रमांक पर ही डिपेंड करता है परमाणु का साइज, बट 2 फैक्टर हैं, एक तो परमाणु क्रमांक और दूसरा नाभिकीय आवेश। क्योंकि वहाँ नाभिकीय आवेश ज़्यादा प्रभावित है तो साइज क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो वही इसमें लिखा हुआ है, परमाणुविक त्रिज्या भी आपकी घटेगी और आयनिक त्रिज्या भी आपकी घटेगी, ठीक है। चुंबकीय गुण, पदार्थ पर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर मुख्यतः 2 प्रकार के चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित होते हैं, ठीक है। अगर किसी पदार्थ पर आप चुंबकीय क्षेत्र को आरोपित कर रहे हो तो 2 प्रकार के आपको चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित होंगे, एक है अनुचुंबकीय और दूसरा है प्रतिचुंबकीय। तो इनको समझना है, क्या होता है अनुचुंबकीय, क्या होता है प्रतिचुंबकीय, कब ये देखने को मिलेगा और कब ये देखने को मिलेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, ठीक है, क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला आएगा और उससे न्यूमेरिकल कभी कभी पूछ लिया जाता है, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं यदि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, ठीक है। संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे ही याद हो जाएगा, ऐसे अनुचुंबकीय और ऐसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना तो वो अनुचुंबकीय होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन सारे जोड़े से ना हो, है ना। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हों जिनका जोड़ा ना बन रहा हो, यानी एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा ना जिसका जोड़ा नहीं होगा तो उसको आप बोल दोगे अनुचुंबकीय। अगर सारे जोड़े मिल गए तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय कब होंगे, जब इलेक्ट्रॉन अयुग्मित पाए जाएंगे। अयुग्मित का मतलब कि उनमें ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हो जिनके जोड़े ना बने हों। अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं, और जो भी अनुचुंबकीय पदार्थ होंगे अगर कहीं चुंबक रखिए ना वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है।
यदि संक्रमण तत्व में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर कैसे हों, युग्मित हों, युग्मित समझते हो जोड़े से, तो यह प्रतिचुंबकीय व्यवहार दर्शाता है। बट ध्यान रखना है सारे ही होने चाहिए युग्मित, ठीक है। सारे आपके जोड़े हों, एक भी अयुग्मित है तो वो अनुचुंबकीय हो गया, ठीक है। बट सारे जोड़े हैं तो वो प्रतिचुंबकीय, ठीक है। और प्रतिचुंबकीय क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित, और चुंबक रख दिया ना वो उससे दूर भाग जाएगा, ठीक है। अब एक चुंबकीय आघूर्ण होता है जिसको म्यू से दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है, √n × n+2, ठीक है। n क्या है, n है आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। मान लो आपने कोई तत्व है उसमें d में 5 है, तो 5 कैसे हैं, 5 उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। d ऑर्बिटल में 5 के 5 कैसे हैं, अयुग्मित हैं। तो n का मान कैसे आ जाएगा, 5, और ये 5 और 2, तो 5 2 7 और 7 पन्ना 35, √35 आ जाएगा, ठीक है। इसका मात्रक होता है Bm, यानी कि बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है ना। इसको लिख लेना, मैग्नेट्रॉन, बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। तो चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से दर्शाते हैं। क्या होता है ये, √n × n+2। n होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जैसे मैं एज एग्जांपल आपको बताऊं, ऐसे ही मैंने मान लिया ये आपका कोई d ऑर्बिटल था, ठीक है। इसमें 6 थे, कितने थे, 6। तो कैसे भरे जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये तो जोड़ा बन गया ना, तो ये तो गया, 4 हैं कैसे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो n के प्लेस पे 4 रख दीजिए, ठीक है। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपका रंगीन आयनों का बनना। ये जितनी भी हेडिंग है ना इस चैप्टर में ध्यान रखना, एक तो मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था वर्ग और आवर्त वाला, वो ध्यान रखना। उससे आपका परमाणविक और आयनिक त्रिज्या खत्म, आयनन एंथैल्पी खत्म, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे टॉपिक उसी से खत्म हो जाएंगे। और सारे टॉपिक्स को समझने के लिए आप बस हेडिंग याद रखिए, ठीक है। हेडिंग याद होगी ना तो चैप्टर बिल्कुल इजी हो जाएगा। जैसे संक्रमण तत्व चुंबकीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं, परमाणु और आयनिक त्रिज्या था, एक आयनन एंथैल्पी था, है ना, क्रियाशीलता था, रंगीन आयनों का बनना, मिश्र धातु बनाते हैं, है ना, संकुल बनाते हैं। तो ये पॉइंट्स याद रखेंगे तभी आप लिख पाओगे। तो रंगीन आयनों का बनना यानी कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं, ठीक है। अब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़े ना, अगर संक्रमण तत्व के बारे में पढ़े तो सारी प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ लेंगे। जितने संक्रमण तत्व होंगे ना वो पता है कौन होंगे, वो अनुचुंबकीय होंगे। और प्रतिचुंबकीय कौन होंगे, प्रतिचुंबकीय वो होंगे जो आपके फुलफिल्ड होंगे, ठीक है। यानी जो केवल डी में कितने हो, 10 इलेक्ट्रॉन हो, डी ऑर्बिटल में 10, तो वो कैसा हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय, ठीक है। तो रंगीन आयनों को कौन बनाएगा, संक्रमण तत्व। जो डी ब्लॉक के हैं ना खास, यानी जिंक कैडमियम वगैरह, वो रंगीन आयन नहीं बनाएंगे। तो उस चीज़ को समझना है क्यों नहीं बनाएंगे। संक्रमण तत्व रंगीन होते हैं, ठीक है। कौन, संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक के जो जिंक वगैरह हैं वो नहीं होते क्योंकि डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड होता है, ठीक है। इनका रंगीन होने का कारक इसमें अपूर्ण डी कक्षकों की उपस्थित है, ठीक है। अपूर्ण डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो जो फुलफिल्ड है उसमें तो सारे जोड़े बन गए, वो तो आपस में है, ठीक है, खुश है। लेकिन जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या करते हैं, निम्न ऊर्जा के डी कक्षक से उच्च ऊर्जा के डी कक्षकों में उत्तेजित होकर चले जाते हैं। जब किसी इलेक्ट्रॉन को मानो ऊर्जा मिल गई, अब वो अकेला है, ठीक है, अकेला है, ऊर्जा मिली, तो वो कैसे जाएगा, अपने निम्न कक्षक से ऊपर वाले कक्षक में पहुंच जाता है और वहां से क्या करता है, दृश्य क्षेत्र में प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। इसी की वजह से रंग को दर्शाते हैं। क्या होता है, जो आपका रंगीन आयन होते हैं वो संक्रमण तत्व बनाते हैं, जो जिंक कैडमियम मरकरी होते हैं वो नहीं बनाते। क्यों, क्योंकि उनमें सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। और रंग बनने का कारण क्या होता है कि आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा ना तो वो ऊर्जा लेके अपनी से ऊपर वाली कक्षा में चला जाएगा और वहाँ से क्या करेगा, दृश्य क्षेत्र में से प्रकाश को अवशोषित कर लेगा और क्या, आपको रंग दिखाएगा, ठीक है। D1 से D9 वाले तत्व या आयन रंगीन होते हैं, वही बात लिखी हुई है। जबकि जिसमें D0 हो, मतलब D ऑर्बिटल ही ना हो, ठीक है, D में कितने हो, इलेक्ट्रॉन 0 हो, या फिर D में कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए, तो विन्यास वाले तत्व या आयन रंगहीन होते हैं, ठीक है। वो कलर नहीं दिखाएंगे, वो कलर लेस होंगे क्योंकि इनमें D कक्षक पूर्ण भरित होते हैं। तो मुझे लगता है इस चीज़ समझ में आई होगी, रीज़न भी। अब नेक्स्ट उत्प्रेरक के है गुण। ये क्या होता है, संक्रमण धातु है, उनके यौगिक उत्प्रेरक की भांति भी कार्य करते हैं। जो संक्रमण धातु होती है ना, या फिर इनके कोई भी यौगिक हो, ठीक है, वो क्या करते हैं, उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। उत्प्रेरक मैं समझा चुकी हूँ, शॉर्ट में देख लीजिए उत्प्रेरक क्या होता है, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल है, जैसे वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये आपका आयरन है, ठीक है, फिर प्लेटिनम है और फिर क्या है आपका निकिल। ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट है और ये डी ब्लॉक एलिमेंट होता है वैनेडियम, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक आई थिंक 22 या 23 है, उसका ये यौगिक है। तो हमने यही तो पढ़ा है कि डी ब्लॉक एलिमेंट भी और साथ में उनके कोई यौगिक होगा, वो भी उत्प्रेरक गुण को दर्शाएगा।
अब है आपका अंतरकाशी यौगिकों का निर्माण, जो मैंने पीछे बताया था, ठीक है। अब उसको समझना है अंतरकाशी क्या होता है। संक्रमण तत्वों के क्रिस्टल जालक, जो संक्रमण तत्व होते हैं ना, कोई भी तत्व होता है उसका क्रिस्टल जालक होता है, ठीक है, के अंतरकाश में कुछ अधात्विक तत्व, जो उनकी कुछ जगहें होती हैं वहाँ पर कौन आ जाता है, कुछ अधात्विक तत्व जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरोन, कार्बन अपने छोटे आकार के कारण प्रवेश कर जाते हैं। ध्यान देना, कोई मान लो ये डी ब्लॉक का जिंक है, अब उसमें जिंक में कुछ बीच में जगह होती है ना, वहाँ पे कुछ अधातु आ जाते हैं जिनका आकार छोटा होता है, ठीक है, क्योंकि होगी तो वो छोटी होगी उनके बीच में, तो उनमें ये आ जाते हैं, ठीक है, तो प्रवेश कर जाते हैं तथा अंतरकाशी यौगिकों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है संकुल यौगिकों का बनना। संक्रमण धातुओं द्वारा जटिल यौगिकों का बनने के निम्नलिखित कारण है। वो क्या क्या है? संक्रमण धातुओं के धनायन का छोटा आकार, खाली डी उपकोष की उपस्थिति, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था, उच्च आवेश घनत्व। मतलब जो संकुल यौगिक होते हैं, ठीक है, संकुल यौगिक मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नेक्स्ट चैप्टर है पूरा, ठीक है, उसमें ऐसा होता है ब्रैकेट लगा होता है, स्क्वायर ब्रैकेट, वो कुछ यौगिक आपने देखे होंगे, ठीक है। संकुल यौगिक उन्हें बोला जाता है जिनमें क्या होता है, बिग ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज होता है, ठीक है। तो उनका बनने के कुछ कारण होते हैं, जैसे संक्रमण धातुओं के धनायन का छोटा आकार। तो संक्रमण धातु होते हैं ना, उनके जो धनायन होते हैं, धनायन क्यों बनाएंगे, क्योंकि धातु है तो उनका आकार कैसा, छोटा, तो इस वजह से भी संकुल यौगिक बन जाते हैं। खाली डी उपकोष की उपस्थिति, जो संक्रमण धातु होती है उसके पास खाली डी उपकोष होते हैं, राइट, किसके पास नहीं होते, जिनमें D10 होता है उसके पास ही तो नहीं होते, ठीक है, तो उनको तो संक्रमण धातु बोला ही नहीं गया है, तो वो इसलिए कह रहा है खाली डी उपकोष की उपस्थिति भी संकुल यौगिक को बनाने में मदद करती है, ठीक है। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था, ये धातु होती है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था उच्च होती है, इस वजह से भी संकुल यौगिक बनते हैं, और उच्च आवेश की वजह से भी संकुल यौगिक बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है पूरा प्रॉपर, तो उसको तब भी बहुत अच्छे से समझ लेना है, अभी बस इतना समझ लीजिए, संकुल यौगिक वो होते हैं जिसमें बिग ब्रैकेट होता है, ठीक है। एक लास्ट और बचा है, उसे और समझ लेते हैं। अब मिश्र धातुओं का निर्माण, ठीक है, पहले मैंने बताया था, पहले भी मिश्र धातु क्या होती है, दो धातुओं का मिश्रण, ठीक है। तो मिश्र धातु को मिश्रातु भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एलो। तो एलोय विभिन्न धातुओं का सम्मिश्रण होता है जो कि एक धातु के परमाणु में दूसरी धातु के परमाणु के अनियमित रूप से वितरित होने पर प्राप्त होते हैं, ओके। इस प्रकार के मिश्रातुओं की रचना उन परमाणुओं द्वारा होती है, बट कंडीशन है, कोई भी मिश्रातु नहीं बनाएगा, वही बनाएगा जिनकी धात्विक त्रिज्याओं में 15% का अंतर हो, ठीक है, यानी अंतर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। धात्विक त्रिज्या जो हो तत्वों की, जो मिश्रातु बना रही है उनमें अंतर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उनकी त्रिज्या में, यानी साइज लगभग सेम होना चाहिए, ठीक है। संक्रमण धातुओं के गुणों तथा उनकी त्रिज्याओं में समानता के कारण संक्रमण धातुओं द्वारा मिश्रातुओं की रचना होती है, ओके। तो मैं एक बार फिर से परमाणु त्रिज्या का आपको ग्राफ दिखा देती हूँ। ये है आपका संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं में परिवर्तन। तो आप देखिए स्कैंडियम से जिंक तक का दिखाया गया है, ऐसे ही ऊपर वाली श्रेणियों का है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा थी, बताया था आवर्त में क्या होती है, कोई भी आवर्त हो, वो आपका डी ब्लॉक का हो चाहे एफ ब्लॉक का हो, या कोई भी आप आवर्त देख लीजिए, उसमें हमेशा घटेंगे और वर्ग में हमेशा बढ़ेंगे। रीज़न मैंने बता दिया है, ध्यान रखना। एक शॉर्ट में या कोई और प्रॉपर वीडियो बना दूंगी, उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है, ताकि और क्लियर हो जाए सारे कॉन्सेप्ट। तो इसमें आप देख रहे हो घट रही है, इस तरीके से घटती चली गई और फिर थोड़ी सी लास्ट में जाके बढ़ गई। यहाँ पे पता है क्यों बढ़ गई, क्योंकि जिंक है और जिंक के पास क्या होता है, जिनके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं डी में, तो ये जो लास्ट में थोड़ी सी वृद्धि आई है ना, उन 10 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आई है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ज़्यादा नहीं घट रही, ऐसे थोड़ी ऊपर से एकदम इतनी नीचे आ गई, यहाँ इतना था और थोड़ा थोड़ा ही नीचे आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख रहे हो ज़्यादा कमी नहीं आ रही, तो इसी तरीके से हम मान सकते हैं इनका लगभग समान साइज होता है, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, जिसमें आपका 50% चैप्टर ख़त्म हो गया है, ठीक है। वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया है, बट इसमें जितना भी कराया गया है उसमें क्या है, आपका आने के बहुत ज़्यादा चांस है कि एग्ज़ाम में इससे आता है, ठीक है। तो एक बार मैं बता देती हूँ हमने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है। हमने पहले समझा डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, ठीक है। फिर समझा उसी में से एक पार्ट होता है संक्रमण धातु। संक्रमण धातु और डी ब्लॉक के तत्व में क्या अंतर है। संक्रमण धातु क्या होती हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में 9 तक होगा, 1 से 9 तक। जिसमें 10 है वो संक्रमण धातु नहीं होगी, वो डी ब्लॉक का तत्व तो होगा लेकिन संक्रमण धातु नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से समझा। उसके बाद इसके कुछ गुण थे, जैसे अंतरकाशी यौगिक का निर्माण, उत्प्रेरकीय गुण, संकुल यौगिकों का बनना, चुंबक
चुंबकीय गुण, परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्या, क्रियाशीलता, आयनन विभव, है ना, रंगीन आयनों का बनना, मिश्र धातुओं का निर्माण। तो इन सब के बारे में था कि ये क्यों होता है, ठीक है। और आपने देखा सबका कारण यही था कि इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना संक्रमण धातु में, उसी के कारण ये सब होता है। बट ध्यान रखना है, चुंबकीय गुण में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय है, और यदि युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो प्रतिचुंबकीय है। तो आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना।